टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संसदीय लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह ने दाखिल किया पर्चा। निर्वाचन अधिकारी को प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह ने सौंपा नामांकन सेट। कांग्रेस से उम्मीदवार है उज्ज्वल रमण सिंह। जिला कलेक्ट्रेट में उज्ज्वल रमण सिंह ने नामांकन किया। नामांकन करने से पहले उज्ज्वल रमण ने संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर में जहां पूजा अर्चना और दर्शन किया और आरती की। उज्ज्वल रमण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक भारतीय राजनीतिक और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। वे 2004 से 2007 तक, फिर 2013 से 2017 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के करछना निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं। आज नामांकन दाखिल किया है। निश्चित तौर से जो है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से प्रयागराज के लोगों का मन ऊब चुका है, थक चुका है। जिस तरीके से प्रयागराज की उपेक्षा की गई है, जिस तरीके से प्रयागराज के लोगों के जो मुद्दे थे, जिस तरीके से प्रयागराज का विकास होना चाहिए था, न होने के कारण प्रयागराज की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। परिवर्तन की बयार बह रही है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग खड़े हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में जब भी मतदान 25 मई को होगा, लोग भारी संख्या में निकलकर मतदान करें और परिवर्तन करने का काम करें। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? प्रयागराज के मुद्दे हैं कि प्रयागराज में जिस तरीके से सरकारी दफ्तरों का पलायन हुआ, प्रयागराज की गरिमा और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पांच बड़े दफ्तरों को लखनऊ स्थानांतरित किया गया। प्रयागराज की पहचान थी लखनऊ के बाद दूसरी राजधानी की, लेकिन आज कहीं पर भी पता नहीं चलता कि प्रयागराज दूसरी राजधानी है कि नहीं है। जो नैनी का औद्योगिक क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि इसको हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे, लेकिन एक भी कल कारखाने इनकी सरकार में नहीं लगे। जो कांग्रेस पार्टी के जमाने में लगे थे, सब बंद करने का काम इनके जमाने में हुआ। और जो 3 पावर प्लांट आए थे वो मुलायम सिंह यादव जी की देन थे। एक सरस्वती हाईटेक सिटी अखिलेश यादव जी ने दिया, एक उन्होंने जो है वहां पर जो है राज्य विश्वविद्यालय जो है देने का काम किया है। और 150 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज को कुंवर रेवती रमन सिंह जी के प्रयास से, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया था। 125 करोड़ केंद्र सरकार का और 25 करोड़ राज्य सरकार का अखिलेश यादव जी ने दिया था। जो मेडिकल कॉलेज में आप सुविधाएं देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का है। तो निश्चित तौर से जो विकास हमने किए हैं, जो काम हमने किए हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता तैयार है, जनता बदलाव चाहती है, मन उन्होंने बना लिया है और आने वाले दिनों में ये सड़कों पर दिखलाई पड़ेगा। किस जगह पर हमारे अपने आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं? जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई चरम पर है, ये चुनाव उज्ज्वल रमण सिंह नहीं लड़ रहे, ये इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा, ये जनता बनाम डबल इंजन की सरकार है। जनता खड़ी है और जनता जो है जनार्दन, मुझे मानना है कि निश्चित तौर पर अब की बदलाव करेगी। आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आप अगर चुनाव मैदान में हैं और विपक्ष है वो हमला करेगा, क्या लगता है आपको कि आप किस जगह पर अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या प्राथमिकता है? देखिए, हमने अपना विकास का एजेंडा रखा है, एक मॉडल प्रस्तुत किया है। उस मॉडल पर हम वोट मांग रहे हैं कि प्रयागराज में एम्स होना चाहिए। प्रयागराज में गंगा नदी को बचाए रखने के लिए, माँ गंगा को बचाए रखने के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि जो डैम बन गए उत्तराखंड में, जो नहरें सुरंगें बन गई, उससे गंगा को जब तक आप मुक्त नहीं करेंगे, गंगा की अविरल धारा को हम बचाकर नहीं रख सकते हैं। तो उसकी अविरलता को, वहाँ प्रदूषण कम हो, उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और इस लड़ाई को संसद से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करेंगे। और हमेशा इंडिया गठबंधन के लोग ने सामाजिक न्याय की बात कही है, समता मूलक समाज की बात कही है। इन्हीं विषयों पर लेकर हम जो है जनता के बीच जा रहे हैं। जनता तैयार है, जनता का मन बना हुआ है और अब की परिवर्तन होकर रहेगा। संगम नगरी प्रयागराज के करेली क्षेत्र में जहां एक शाम जफर आगा के नाम कार्यक्रम का आयोजन शाहिद अस्करी व परवेज करारी ने आयोजित किया, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए और वरिष्ठ पत्रकार जफर आगा की याद में
जहां लोगों ने उनकी यादों को ताज़ा किया और किस तरह से वो पत्रकारिता जगत में काम करते थे उस पर भी चर्चा हुई। बता दें 1954 में उनका जन्म हुआ और 2024 में उनका निधन हो गया। साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग ने 2 मिनट के मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। और क्या कुछ कहना था बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का, आइए दिखाते हैं। श्रद्धांजलि देना, समय की बात की गई। जफर शहर के पैदावार थे, शहर की जो कल्चर है उसी में रचे बसे थे। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, भाई सब मिल के रहना चाहिए। सभी धर्म हमेशा से यहाँ मिलजुल के रहे हैं। तो दोबारा उनको लगता था कि जैसे ये पूरा शिराजा बिखर रहा है, उनकी कोशिश होती थी उसको दोबारा से जोड़ा जाए। तो वही मेरा मानना ये है, जफर कभी यही बार बार कहते थे कि इस देश में बड़ी ताकत है। कोई एक आदमी या कोई एक संस्था अगर चाहे कि इसको तोड़ दे, वो संभव नहीं है। हाँ, कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत समय तक मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात ये कि वो एक ऐसे समय के शायद जिसमें कि बड़े भौचाल भी आए, जिसके अंदर 77 जैसा आया भौचाल। उससे पहले इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी, फिर बाबरी मस्जिद का इशू, राम जन्मभूमि इशू, कम्युनल राइट्स हो रहे थे तमाम मुल्क में। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त हुई। तो ये सारी चीजें हैं, जफर उसी के एक प्रोडक्ट थे। उनका विश्वास ये था कि एक तो वो चाहते थे कि धर्म और पॉलिटिक्स है वो अलग अलग रहनी चाहिए। अगर उनको जोड़ दो तो फिर धर्म को भी कंप्रोमाइज हो जाता है और पॉलिटिक्स भी कंप्रोमाइज। इस कार्यक्रम में ज्यादातर वक्ताओं ने इन्हीं चीजों पे, इन्हीं वैल्यूज पे, जफर के जो काम था उसके ऊपर बातचीत की और उनको श्रद्धांजलि दी। जफर भाई एक शराफत के एक मुजस्समा थे और इतना डिसेंट उनका तरीका था, खास करके डाइवर्सिटी के ऊपर और सेकुलर वैल्यूज के ऊपर और ईमानदार देशभक्ति के ऊपर उसका कोई जवाब नहीं था। जफर भाई को मैं, जब वो नेशनल हेराल्ड से पहले जब यहाँ स्टूडेंट थे, हमारे सीनियर थे, तो 4-5 साल सीनियर थे, उस वक्त से हम लोग उनके पीछे चलते थे और जफर भाई कहते थे। और जब हम लोग दिल्ली घूमने जाते थे तो इनके ऑफिस में जरूर जाते थे। तो वहाँ हम लोग जो है नेशनल हेराल्ड के बाहर जो है चाय खाने, वो चाय क्या मतलब वो चबूतरे में बैठ के चाय पीते थे। हमारे जया हैदर साहब उस वक्त पैट्रियट में थे, मिड डे, हाँ। तो इस तरीके के, और फिर उनसे हमारे बराबर मुज़ाकरात भी होते थे कि मुल्क के और मुल्क के माशी मामलात पे और हालात के ऊपर। तो वो बड़ी साफगोई से ये बात कहते थे कि ये हिंदुस्तान की एक तहजीब है और इसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे सैकड़ों जबान और सैकड़ों कल्चर हैं और उन कल्चर में सारी जो एकजुटता है वही यहाँ की महानता है, वही यहाँ की खूबसूरती है। तो उस खूबसूरती को बरकरार रखने में हम लोगों को हर वक्त कोशिश रहना चाहिए। और उन्होंने हमेशा हमेशा इस तरह की कोशिश की कि मुल्क के अंदर अमन और अमान और भाईचारा, और सबसे बड़ी चीज है उसके साथ कि बराबरी, समानता। जो 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 समाज में पूंजीवाद का एक एक बहुत बड़ा जंग चल रहा था, उसके खिलाफ वो थे और उसके खिलाफ हमेशा अपने आर्टिकल्स में लिखते थे। उर्दू से लेके अंग्रेजी तक के तमाम आर्टिकल्स आप उनके उठा लीजिए। उन्होंने हमेशा सर्वहारा वर्ग को के उत्थान के लिए और तालीम के लिए, माइनॉरिटीज के लिए हमेशा वो चलते रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि असली देशभक्त, और यही देशभक्ति हर पूरे हिंदुस्तानियों में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से जहां उज्जवल रमण सिंह आज नामांकन करेंगे, उससे पहले वे लेटे हनुमान जी के मंदिर संगम क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां पर उज्जवल रमण सिंह ने
लेटे हनुमान जी के दर्शन करे हैं और पूजा अर्चना कर अभिषेक किया है। साथ ही उनका कहना था कि जिस तरह से गंगा का अस्तित्व खतरे में है, उसके लिए वे लड़ाई लड़ेंगे अगर जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी तो वहीं गंगा की स्वच्छता पर लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। निश्चित तौर से आज नामांकन का दिन है, तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके आशीर्वाद मांगा है और यही कामना की है कि सब कुछ सकुशल से अच्छे से व्यतीत हो जाए और जनता जनार्दन का जो भी फैसला प्रयागराज में होगा निश्चित तौर से शिरोधार्य होगा। और मेरा मानना है कि अब की गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और जो प्रयागराज के मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रयागराज का मुद्दा है जो यहाँ की गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ। आज हम संगम क्षेत्र में खड़े हैं। जिस तरीके से माँ गंगा का जिस तरीके से अस्तित्व आज खतरे में है और इसकी लड़ाई कुंवर रेवती रमन सिंह जी हमेशा से लड़ते चले आए, इस लड़ाई को हम आगे भी लड़ेंगे। आज गंगा की अविरल धारा कम हुई है। आज गंगा में प्रदूषण निश्चित तौर से 14 से 24 में बढ़ा है, तो इस लड़ाई को हम आगे धार देंगे क्योंकि हमारा अस्तित्व माँ गंगा से जुड़ा हुआ है। इस अस्तित्व की लड़ाई को माँ गंगा को बचाने के लिए हम लोग जो है इसकी आज हमने शुरुआत की है और निश्चित तौर से अगर प्रयागराज की जनता अगर हमको मौका देगी तो इस लड़ाई को आगे हम अंजाम तक पहुंचाना का प्रयास करेंगे क्योंकि माँ गंगा के साथ जो खिलवाड़ जो डबल इंजन की सरकार कर रही है, हिमालय से जहाँ से नदी निकलती है वहाँ सुरंगों में गंगा को कैद किया जा रहा है। सुरंगों से जब तक गंगा को आप छोड़ेंगे नहीं तब तक अविरल धारा नहीं बन सकती है। खाली माघ मेला, अर्धकुंभ, कुंभ में नहरों का पानी छोड़ देने से गंगा के अस्तित्व को नहीं बचाया जा सकता है। इस खिलवाड़ को बचाने के लिए इस प्रयाग नगरी के अस्तित्व बचाने की आज लड़ाई की शुरुआत आज हम यहाँ से कर रहे हैं और निश्चित तौर से मेरा मानना है कि माँ गंगा का, बड़े हनुमान जी का जो है हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से हम माँ गंगा को बचाने की इस मुहिम की आज शुरुआत कर रहे हैं और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में अगर मौका मिला तो इसके लिए जो कुछ भी हो सकेगा, संघर्ष जहाँ भी हो सकेगा, सड़क से लेकर संसद तक करने का काम करूँगा। दूसरा बात कह रहे हैं कि 400 पार हम करेंगे, उससे क्या मतलब? देखिए, वो उनका चुनावी जुमला और स्टंटबाजी है। हमारा नारा प्रयागराज में 5 लाख पार का है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा वोट अब की हम लेकर आएंगे और जो 400 पार है वो जो है औंधे मुँह गिरने का काम ये सरकार करेगी। इंडिया शाइनिंग लेकर आए थे 2004 में और क्या स्थिति हुई सब लोग जानते हैं, तो निश्चित तौर से वही स्थिति फिर बन रही है। जनता निराश है, जनता परेशान है, जनता महंगाई से, जनता बेरोजगारी से, आम आदमी त्रस्त है। इसी का जवाब आने वाले दिनों में 25 मई को प्रयागराज की जनता देने जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।